नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं निर्मल सिंह इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने जो है क्रम से अध्ययन किया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में हमने जो है कुछ तथ्य अध्ययन किए हैं अशोक मौर्य से संबंधित। अशोक मौर्य जिनके बारे में हमने कल कुछ चर्चाएं की थी, तो आज हम अशोक के बचे हुए तथ्य जो उन्होंने और क्या कुछ किया था उसके बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अशोक मौर्य को। अशोक मौर्य अशोक मौर्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने शासन किया था 273 से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक। 273 से 232 ईसा पूर्व तक यहाँ जो है हम कहें तो अशोक मौर्य शासन कर रहे थे। मौर्यों का पूरा समय हमें मिलता है 321-22 से लेकर के 184-85 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ के बाद में जो शासक हुए थे वो बड़े शासक नहीं थे। 232 के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर थे और यहाँ से जो है वो मौर्यों का पतन होना जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन मौर्यों के अंदर अगर हम अशोक के बारे में और बातें देखते हैं, जैसा कि कल हमने देख लिया था कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अलग अलग जो है व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा था। जैसे स्वर्ण भूमि में गए थे सोन और उत्तर, इसी प्रकार श्रीलंका में गए थे महेंद्र और संघमित्रा। इसीलिए जो है अशोक को बौद्ध धर्म का जो है सेंट पॉल कहा जाता है। धार्मिक नीति की अगर हम बात करते हैं, या अशोक के जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए थे, इसके कुछ अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी और शाहबाजगढ़ी की अगर हमसे बात पूछी जाए कि यह अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमें पाकिस्तान से। शाहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान से प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अभिलेख और मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है मनसेहरा। मनसेहरा का अभिलेख, और मनसेहरा का अभिलेख भी जो है वो भी हमें कहाँ पे प्राप्त होता है, तो ये भी हमें जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है, तो पाकिस्तान से। इसके बाद में हमें मिलता है कालसी। कालसी कालसी जो है ये हमें जो है उत्तराखंड का क्षेत्र है, यानी कि भारत उत्तराखंड से जो है ये प्राप्त होता है। उत्तराखंड जो है यहाँ से जो है इसकी हमें प्राप्ति होती है। कालसी के बाद में अगर हम बात करते हैं 4 नंबर पे, तो हमें मिलता है गिरनार। गिरनार, और गिरनार की अगर हमसे बात पूछी जाए कि गिरनार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गिरनार जो है ये प्राप्त होता है हमें गुजरात से। गिरनार का अभिलेख जो है ये हमें जो है गुजरात से जो है वो प्राप्त होता है। गिरनार के बाद में 5 नंबर पे हम कह सकते हैं एयरगुडी। एयरगुडी, एयरगुडी का जो अभिलेख हमें मिलता है, एयरगुडी का अभिलेख जो हमें मिलता है ये हमें मिलता है आंध्र प्रदेश से। ये जो है हमें आंध्र प्रदेश से जो है प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें मिलता है सोपारा। एक हमें मिलता है सोपारा। सोपारा की अगर हम बात करते हैं तो सोपारा जो है वो हमें मिलता है महाराष्ट्र से। सोपारा जो है वो हमें महाराष्ट्र से मिलता है, ढोली और जोगढ़। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि हमें जो है फिर मिलता है धोली। धोली, और धोली के साथ में 8 नंबर पे हमें मिलता है जोगढ़। जोगढ़, और ये दोनों के दोनों अभिलेख जो हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं उड़ीसा से। ये अभिलेख हमें प्राप्त हुए, हमें याद होना चाहिए क्रम से। हमसे पूछा जा सकता है शाहबाजगढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ,
पाकिस्तान से। मनसेरा कहाँ से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान से। लेकिन इन दोनों अभिलेखों की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि वो हमसे पूछ सकता है ये कौन सी लिपि में हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो दोनों के दोनों अभिलेख जो हैं वो हमें खरोष्टी लिपि में जो है वो प्राप्त हुए हैं। जब कल हमने देखा था कि अशोक जब अपने अभिलेख लिखवाते थे तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हुए 4 प्रकार की लिपियों का जो है प्रयोग किया था, जिसमें हमने देखा यूनानी, फिर हमने देखा एरामाइक, फिर हमने देखा खरोष्टी और फिर हमने देखा था ब्राह्मी। यानी कि इन 4 लिपियों का जो है वो प्रयोग किया जाता था अशोक के द्वारा। लेकिन जो हमें शाहबाजगढ़ी मिलता है, शाहबाजगढ़ी की अगर हम बात करें या मनसेरा की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही जो है वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे और दोनों ही जो है वो खरोष्टी लिपि में जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। जो शाहबाजगढ़ी है इसकी खोज जो है वो जनरल कोर्ट के द्वारा की गई थी। जनरल कोर्ट के द्वारा जो है वो इसकी जो है हम कहीं खोज की गई थी। जबकि इस मनसेरा की खोज के बारे में पूछा जाए तो इसकी खोज जो है वो कनिधम के द्वारा की गई थी। कनिधम के द्वारा जो है इसकी जो है खोज की गई थी। ये दोनों पाकिस्तान से प्राप्त किए गए थे, लेकिन दोनों की एक ही लिपि हमें जो है वो प्राप्त होती है और उसी का नाम हमें मिलता है खरोष्टी। इसी प्रकार हमें मिलता है कालसी। कालसी जो है वो उत्तराखंड में है और इसकी जो खोज कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था उसका नाम हमें जो है मिलता है फेरोस्ट। और इसी प्रकार अगर हम कहें गिरनार, गिरनार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार की अगर हमसे बात पूछी जाती है तो जो है गिरनार की खोज किसने की थी, तो गिरनार की खोज जो कर रहे थे उसी का नाम हमें मिलता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड की अगर हम बात करें तो इन्होंने कभी राजस्थान का इतिहास लिखा था। दी अनाइल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान जो शब्द दिया गया था वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था। और अगर हम कहें इन्होंने कौन सा अभिलेख खोजा था तो वो खोजा था गिरनार, और गिरनार के अंदर ही हमें जो है वो 14 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। कभी पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों की 14 पंक्तियां जो है वो कहाँ पे जो है प्राप्त होती हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसी का नाम जो है वो हमें मिलता है और उसका नाम है गिरनार का अभिलेख खोज कर रहे थे कर्नल जेम्स टॉड। यानी कि हम कह सकते हैं कि गिरनार का अभिलेख जो है वो सबसे सुरक्षित अभिलेख है जिसमें हमें 14 पंक्तियां जो है वो दिखाई देती हैं। इसके बाद में एरगुडी। एरगुडी की अगर हम बात करते हैं तो एरगुडी आंध्र प्रदेश में है और इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम हमें मिलता है अनु घोष। अनु घोष के द्वारा जो है अगर हम कहें तो खोज की गई थी और अनु घोष के द्वारा जिस अभिलेख की खोज की गई थी उसी का नाम है एरगुडी। सोपारा, सोपारा जो है वो महाराष्ट्र में है और इसकी जो खोज कर रहे थे उसी का नाम हमें मिलता है भगवान लाल। भगवान लाल, और भगवान लाल ने जो है हम कहें सोपारा की खोज की थी और यह खंडित अभिलेख है। यह जो है खंडित अभिलेख जो है वो हमें यहाँ पे जो है प्राप्त होता है। धोली, धोली की खोज की जा रही थी और इसकी खोज कर रहा था किट्टो। इसकी खोज जो है वो किट्टो के द्वारा जो है की गई थी। और जोगढ़, जोगढ़ की खोज किसने की थी, तो उसी का नाम हमें मिलता है इलियट। इलियट, इलियट इसके द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। फिर देखिए शाहबाजगढ़ी की खोज कर रही हैं जनरल कोर्ट। मनसेरा, मनसेरा की खोज कर रहा है कनिगम। और कालसी, कालसी की खोज जो है वो कर रहा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसकी, फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। गिरनार, गिरनार की खोज कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम हमें जो है वो कर्नल जेम्स टॉड जो है वो प्राप्त होता है। एरगुडी, एरगुडी की खोज की गई अनु घोष के द्वारा।
सोपारा महाराष्ट्र, जिसकी खोज कर रहे थे कौन, तो उनका नाम हमें मिलता है भगवान लाल। धोली की खोज की थी किट्टो के द्वारा, और जोगढ़ की खोज जो है वो इलियट के द्वारा जो है वो की गई थी। इनके बारे में हमसे जो है वो पूछा जा सकता है। विशेष तौर पे हमें जो है ये दो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, शहबाजगढ़ी और मनसेरा, और इनकी अगर हमसे लिपि पूछी जाती है तो उसी का नाम जो है वो हमें खरोष्टी लिपि जो है वो यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अशोक के बारे में अगर हम और बातों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अशोक मौर्य वंश के पहले राजा थे जिन्होंने पाषाण का या पत्थर का प्रयोग करना जो है वो शुरू कर दिया था। पत्थर के जो महल बनाए जाते थे, पत्थर के महल बनाने का काम जिस व्यक्ति ने शुरू किया था, वो अगर शुरू करने वाले शासक थे तो उसी का नाम जो है वो हमें मिलता है अशोक मौर्य। इससे पहले जो महल होते थे, इससे पहले जो महल होते थे वो लकड़ी के महल जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम कहें बुलंदी बाग में, बुलंदी बाग अगर बात करते हैं पटना मगध का क्षेत्र, यहाँ पे हमें जो है कुछ लकड़ी के महल प्राप्त हुए थे। यहाँ पे जो है लकड़ी के जो है वो महल प्राप्त हुए थे, और ये लकड़ी के महल किसके थे तो इसके बारे में हमें जो है वर्णन प्राप्त होता है कि इसमें भारत के महान सम्राट रहते थे, और उन्हीं का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि लकड़ी के महल जो प्राप्त होते हैं वो लकड़ी के महल में भारत के कौन से सम्राट शासन करते थे या कौन से सम्राट के थे, तो उन्हीं का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि अशोक से पहले जो राजप्रसाद होते थे, जो महल होते थे, जो सभा सदन होते थे, वो लकड़ी के बने होते थे। और इन लकड़ी के महलों के बारे में अगर हम कहें तो अलग अलग विद्वानों ने कहा है, जैसे कि मैगसनीज लिखते हैं कि ये महल इतने सुंदर थे, ये महल इतने सुंदर थे, एक बक्तेना और सूसा के महल भी जो है वो इनकी जो है बराबरी नहीं करते थे। एक बक्तेना और सूसा के महल भी इन महलों की बराबरी नहीं करते थे, ऐसा जो है वो मैगसनीज के द्वारा जो है वो लिखा गया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि पत्थर का प्रयोग जो शुरू किया गया था, वो पत्थर का प्रयोग शुरू कर रहे थे वो कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। पत्थर के महल बनवाए गए, और जब भारत में फायान आए थे, जब भारत में चीनी यात्री फायान आए थे, हालांकि चीनी यात्री जो है वो गुप्त काल में भारत पहुंचे थे, लेकिन जब तक ये भारत आए थे तब तक अशोक के द्वारा निर्मित महल सुरक्षित थे। और फायान ने इन महलों को देख करके कहा था, फायान ने इन महलों को देख करके कहा था कि इन महलों का निर्माण, इन महलों का जो निर्माण किया गया है वो मानव ने नहीं वर्ण देवताओं ने करवाया है। यानी कि इन महलों का निर्माण करने वाले जो है वो कोई मानव नहीं हो सकते, वो देवता थे। ऐसा वर्णन जो किया गया था ये किसके महलों के लिए किया गया था, तो उसी का नाम हमें मिलता है पत्थर के महल। और पत्थर के महलों का जो पहली बार जो है महलों में पत्थर का प्रयोग कर रहे थे वो कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। अशोक ने बहुत सारी जो है कला के अंदर अपना योगदान दिया था। अशोक ने बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जो चीज हमें दिखाई देती है, अगर हम कहें कि उन्होंने बहुत सारी जो वस्तुएं निर्माण करवाई थी, उनमें जो हमें सबसे अच्छी चीजें दिखाई देती हैं उसी को हम कहते हैं एकाश्रम स्तंभ। एकाश्रम स्तंभ, और एकाश्रम स्तंभ से जो है प्रश्न पूछा गया था। 2016 फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, और 2016 के फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में पूछा गया था कि अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ और ईरानी स्तंभों में क्या अंतर था, तो वो अंतर जो है वो वहां पे पूछे गए थे। एकात्मक स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो अशोक के जो हमें स्तंभ दिखाई देते हैं ये नीचे से जो है चौड़े होते थे और ऊपर से जाकर के जो है ये बिल्कुल पतले हो जाते थे।
यानी कि नीचे से जो है अशोक के एकासम स्तंभ जो हैं वो चौड़े होते थे और ऊपर से जो है ये पतले होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये जो पत्थर आता था ये मिर्जापुर चुनार से जो है लिया जाता था, चुनार मिर्जापुर। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है? तो ये हमें दिखाई देता है यूपी में। यहाँ से जो है ये पत्थर लेते थे और ये जो स्तंभ होते थे ये पूरा का पूरा स्तंभ एक ही लाट होती थी, यानी कि एक ही पत्थर का जो है ये पूरा एक स्तंभ जो है बनाया जाता था, जिसको लाट या यष्टि के नाम से जो है संबोधित करते थे। एकात्म स्तंभ की और बात करी, इसी के ऊपर जो है एकात्म स्तंभ के ऊपर एक अवांग मुखी कमल होता था। एक जो है अवांग मुखी जो है उल्टा घट कह सकते हैं, या अवांग मुखी जो है वो कमल होता था, जिसके ऊपर तांबे का एक फलक बनाया जाता था, जिसके ऊपर तांबे का एक फलक बनाया जाता था। और यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के पशु जो है वो बिठाए जाते थे और इसके ऊपर भी जो है किसी न किसी पशु की हमें जो है वो आकृति जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन जब हम सारनाथ का स्तंभ देखते हैं, सारनाथ यूपी में सारनाथ का जब हम स्तंभ देखते हैं तो वो अशोक के सभी स्तंभों में सबसे सुंदर है, जिसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे जो है चुना गया है। तो अगर हम देखें कि अशोक के जो स्तंभ होते थे ये नीचे से चौड़े होते थे और सीधे जमीन के ऊपर जो है टिकाए जाते थे, यानी कि इनके नीचे कोई चबूतरा, कोई मेधी नहीं बनाई जाती थी, सीधे जो है जमीन के ऊपर जो है वो रख दिए जाते थे। ये जो लाट होती थी ये पत्थर कहाँ से आता था? तो ये पत्थर आता था चुनार मिर्जापुर यूपी से। लेकिन ये पत्थर भी खंडों को जोड़ करके नहीं, वर्ण एक ही पत्थर की पूरी जो है वो लाट होती थी। इसी के ऊपर अवांगमुखी कमल होता था। अवांगमुखी कमल उल्टा कमल जो होता था, इसके ऊपर तांबे का एक फलक बनाया जाता था, जिसके ऊपर अलग अलग पशु या पक्षियों को बिठाया जाता था और बिल्कुल ऊपर सिरे के ऊपर जो है पशुओं की आकृति बनी होती थी। जैसा कि सारनाथ के ऊपर जो है हमें 4 शेर दिखाई देते हैं, यानी कि सारनाथ के स्तंभ पे 4 शेर जो है वो विराजित हैं और इसी को भारत का जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे जो है स्वीकार किया गया है। और यही जो है अशोक का सबसे सुंदर जो है वो हम कहें तो स्तंभ हमें दिखाई देता है। स्तंभ के बाद में अशोक की और बातें करें तो स्तूप निर्माण कला मौर्य काल में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो हम कहीं प्रचलित हो चुकी थी। स्तूप शब्द आता है स्तूप। स्तूप को जब हम देखते हैं तो स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर। मृत्यु संस्कार से संबंधित है ये। और स्तूप का सबसे पहली बार प्रयोग जो मिलता है, सबसे पहली बार जो हमें प्रयोग मिलता है स्तूप शब्द का, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद से। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है उसी का नाम हमें मिलता है ऋग्वेद। अगर हमसे क्रम से पूछा जाए तो हमें मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन अगर हम कहें कि स्तूप शब्द जो है वो हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो स्तूप शब्द हमें जो है वो ऋग्वेद से जो है वो प्राप्त होता है, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर यानी कि मरने के बाद जो है किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी अस्थियों को रख करके जिस हम कहें जिस भी इमारत का निर्माण किया जाता था उसी को जो है स्तूप की श्रेणी में रखा जाता था। स्तूप का निर्माण कैसे होता था? स्तूप निर्माण के लिए पहले एक चबूतरा बनाया जाता था, यानी कि स्तूप का जो निर्माण किया जाता था उसके लिए एक चबूतरे का जो है वो निर्माण किया जाता था। जबकि हमने इधर देखा स्तंभ के लिए किसी भी चबूतरे का निर्माण नहीं होता था, वो सीधे जमीन के ऊपर जो है रखे जाते थे। जबकि यहाँ जो है एक चबूतरे का निर्माण करके उसके ऊपर एक कटोरे नुमा अंड बनाया जाता था, जिसको हम अर्ध कटोरा कह सकते हैं, या कटोरे नुमा जो है एक अंड जो है वो यहाँ पे बनाया जाता था। लेकिन चबूतरे पे चढ़ने के लिए, चबूतरे पे जो है ऊपर जाने के लिए इसके जो है दोनों तरफ सीढ़ियां होती थी। इसकी जो है यहाँ पे जो है हम कहीं जो है सीढ़ियां हमें जो है वो दिखाई देती हैं। जब
कटोरे नुमा अंड बन जाता था, तो इसी के ऊपर जो है एक और इमारत होती थी जो बहुत महत्वपूर्ण इमारत थी, और इसी को कहा जाता है हर्मिका। हर्मिका को ही हम कह सकते हैं देवस्थान। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो स्तूप का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसी को हर्मिका या देवस्थान कहा जाता है, जिसमें मृत व्यक्ति से संबंधित कोई वस्तु या अस्थियों को रखा जाता था। जिसके लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था, उससे संबंधित वस्तुएं कहाँ रखी जाती थी, तो वो जो है वो हमें हर्मिका के अंदर दिखाई देती हैं। इसी हर्मिका के ऊपर जो है लोहे की एक छड़ होती थी। लोहे की जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो छड़ दिखती थी, और इसके ऊपर जो है इस प्रकार के जो है 3 छत्र बनाए जाते थे। इस प्रकार के जो है 3 जो है यहाँ पे छत्र बनाए जाते थे। ये जो है स्तूप की एक आकृति हमें जो है सामान्य तौर पे दिखाई देती है। अशोक के काल में जो स्तूप होते थे, इनके चारों तरफ जो है एक रेलिंग होती थी, एक जो है वो दीवार बनाई जाती थी। इनके चारों तरफ जो है एक रेलिंग जो है या दीवार बनाई जाती थी, और ये दीवार जो होती थी लकड़ी की या हम कहें पत्थर की होती थी। लेकिन अशोक के काल में जो ज्यादातर हमें ये जो दीवारें दिखाई देती हैं, ये लकड़ी की बनी होती थी, जबकि शुंग काल में आकर के इनका निर्माण जो है वो पत्थर से होने लगा। इन रेलिंग के चारों तरफ द्वार होते थे। रेलिंग के चारों तरफ जो है यहाँ पे द्वार छोड़े जाते थे, और इन्हीं को जो है तोरण द्वार कहा जाता था। ये जो द्वार छोड़े जाते थे, इन्हीं को जो है तोरण द्वार कहा जाता था, और इसी के बीच में जो है प्रदक्षिणा पथ होता था। यानी कि स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो है एक पथ जो है छोड़ दिया जाता था। ये सारी जो आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, ये मुख्य तौर पे हमें जिस युग में दिखाई देने लगी थी, वो कौन सा युग था? मौर्य युग। और मौर्य युग में भी किस राजा के काल में विशेष तौर पे हमें दिखाई देती हैं, तो ये हमें अशोक के काल में जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये जो आकृति हमें दिखाई देती है, इसी को कहा जाता है स्तूप। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, स्तूप किस संस्कार से संबंधित है? मृत्यु संस्कार से संबंधित है। स्तूप का या स्तूप शब्द का पहला प्रयोग हमें कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। और स्तूप का अर्थ क्या निकलता है? तो उसका अर्थ होता है हम कहें मिट्टी का ढेर या राख का थुआ, ऐसा जो है वो अर्थ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। स्तूप निर्माण के लिए पहले एक चबूतरा, एक मेढी बनाई जाती है। इसी के ऊपर जो है एक अर्ध कटोरे नुमा जो है वो अंड बना दिया जाता है। अर्ध कटोरे नुमा जो है अंड बनाया जाता है, और इसके ऊपर जो है एक मुख्य भाग होता है जिसको कहा जाता है हर्मिका, और हर्मिका को ही हम कहते हैं देवस्थान। हर्मिका को ही देवस्थान कहा जाता है। किसी भी मृत व्यक्ति से संबंधित अस्थियां या उसके शरीर से संबंधित कोई भी वस्तुएं जो कहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं, तो वो हमें जो है वो हर्मिका में दिखाई देती हैं। हर्मिका के ऊपर लोहे की एक छड़ होती है, और इसी के ऊपर जो है हमें 3 छत्र जो है वो दिखाई देते हैं। इसी के ऊपर हमें 3 जो है वो छत्र दिखाई देते हैं। स्तूप के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ छोड़ दिया जाता है, और फिर उसकी थोड़ी ही दूरी पर एक जो है रेलिंग या एक दीवार बनाई जाती थी, जो ज्यादातर जो है वो हमें जो है लकड़ी की बनी हुई मिलती थी। लेकिन शुंग काल में इस दीवार का प्रयोग जो है, या हम कहें निर्माण जो हमें दिखाई देता है, वो हमें पत्थर के तौर पे दिखाई देता है। अशोक के जो हमें 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में हमने कल जो है कुछ बातें की थी कि अशोक के हमें जो 14 शिलालेख मिलते हैं। 14 शिलालेख का मतलब
कि जो बड़ी पत्थरों पे लेख होते थे उनको शिलालेख कहा जाता था। इनको 14 शिलालेख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो हमें पंक्तियां दिखाई देती हैं उन पंक्तियों की संख्या जो है वो 14 दिखाई देती है। वो 14 पंक्तियां ही जो है वो अशोक के जो है हमें 14 शिलालेखों के नाम से जो है हम कहें तो उनके बारे में हमें जो है जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पहला शिलालेख मिलता है, जो पहला शिलालेख मिलता है इसी में अशोक ने जो है जीव हत्या पे प्रतिबंध लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जीव हत्या पे जो प्रतिबंध लगाया गया था वो अशोक के कौन से शिलालेख से जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसी में अशोक लिखते हैं कि मेरे से पहले बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या की जाती थी, मेरे से पहले बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या की जाती थी, लेकिन मेरी पाकशाला में, पाकशाला रसोई घर, लेकिन मेरी पाकशाला में 2 मोर और 1 हिरण पकाया जाता है, लेकिन भविष्य में मैं इसके ऊपर भी जो है वो प्रतिबंध लगा दूंगा, यानी कि जीवों की हत्या नहीं की जाएगी। ये ऐसा जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है, तो वो हमें अशोक के पहले शिलालेख से जो है वो प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे जो है अशोक लिखते हैं कि मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्य में, मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्य में घायल पशुओं की चिकित्सा करवाई जाएगी। घायल पशुओं की चिकित्सा करवाई जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सड़कें बनवाई जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जन कल्याण के बारे में, जन कल्याण के बारे में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो अशोक के कौन से शिलालेख से प्राप्त होती हैं, तो वो हमें दूसरे शिलालेख से प्राप्त होती हैं। यहीं पे चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सातकर्णी जैसे शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है, यानी कि अशोक ने अपने साम्राज्य के साथ साथ में अपने पड़ोसी राज्यों के लिए भी जो है बात की है कि मेरे ही राज्य में नहीं, मेरे पड़ोसी राज्यों में भी चिकित्सक लगवाए जाएंगे, घायल पशुओं का जो है वो इलाज करवाया जाएगा। ऐसी जो बातें हमें जो है वो प्राप्त होती हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो वो हमें जो है अशोक के दूसरे शिलालेख से जो है वो प्राप्त होती है। अशोक के तीसरे शिलालेख की अगर हम बात करते हैं, अशोक के तीसरे शिलालेख में हमें 3 अधिकारियों की जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। कुछ शब्द आते हैं जिसमें अगर हम कहें युक्त, तीसरे युक्त के बाद में आता है रज्जुक, और रज्जुक के बाद में जो तीसरा शब्द हमें मिलता है वो हमें शब्द मिलता है प्रादेशिक। और ये तीनों के तीनों जो है अशोक के प्रशासनिक अधिकारी थे। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई थी, इन 3 अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई थी वो भी हमें अशोक के कौन से शिलालेख में मिलती है, तो वो हमें तीसरे शिलालेख में यहाँ पे दिखाई देती है। चौथे की अगर हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे अशोक लिखते हैं कि धम्म का प्रचार, धम्म का अर्थ होता है धर्म, धम्म का जो प्रचार किया जाएगा वो प्रचार जो है चारों दिशाओं में किया जाएगा, यानी कि चारों दिशाओं में जो है हम कहें कि प्रचार किया जाएगा। इस बात का वर्णन जो है वो अशोक के चौथे शिलालेख में हमें दिखाई देता है। फिर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जीव हत्या पे अशोक ने बात की थी वो कौन से शिलालेख में है, तो पहले शिलालेख में। थोड़ा सा एक सामान्य बात है कि सर्वप्रथम जीवों की हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया, जबकि दूसरे में वो लिखता है कि जो घायल पशु हैं उनकी चिकित्सा करवाई जाएगी, और वो मेरे ही राज्य में नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी राज्यों में भी जो है उसके लिए डॉक्टर या चिकित्सक जो है वो भेजे जाएंगे। तो ऐसा वर्णन हमें जो है वो दूसरे के अंदर दिखाई देता है। तीसरे अभिलेख के अंदर हमें दिखता है कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों की जो है वो नियुक्ति की गई थी, और इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो हमें तीसरे शिलालेख से जो है वो दिखाई देती है। 4 का मतलब 4 दिशाएं,
और चौथे में लिखता है कि धम्म का प्रचार जो है वो एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में किया जाएगा। ये वर्णन जो है वो हमें यहाँ अशोक के चौथे शिलालेख में दिखाई देता है। पांचवें की बात करते हैं। अशोक का जो हमें पांचवा शिलालेख मिला था, यहाँ पे अगर हम कहें कि अशोक ने 13वें वर्ष में जाकर, जब अशोक को शासक बने हुए 13 वर्ष हो गए थे, 13वें वर्ष में जाकर के उसने कुछ नए अधिकारी लगा दिए थे और इन्हीं को कहा जाता है धम्म महामात्य। धम्म महामात्य जो है, इन अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई थी, ये जो नियुक्ति की गई थी, ये हमें जो दिखाई देती है वो कौन से शिलालेख में दिखती है, तो वो हमें पांचवें शिलालेख में दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अशोक ने कौन से धर्माधिकारियों की नियुक्ति की थी या कौन से जो है अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है धम्म महामात्य। वे अधिकारी जो अपने जनता के चरित्र की देखरेख करते थे कि जनता धर्म के अनुकूल जीवन यापन कर रही है या नहीं, तो उन्हीं को कहा जाता था धम्म महामात्य। और इनकी नियुक्ति का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो वो हमें मिलता है पांचवें में। और इनकी नियुक्ति अशोक ने कौन से वर्ष में की थी, तो वो फिर हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति की जा रही थी वो जो है हमें 13वें वर्ष में नियुक्ति के जो है वो साधन दिखाई देते हैं। इसके बाद में हमें दिखाई देता है छठा। 6 नंबर पे अगर हम बात करें, 6 नंबर पे जो है अशोक लिखते हैं कि मेरे सूचना देने वाले, जो मेरे सूचना देने वाले अधिकारी हैं, वो अधिकारी मुझे मेरी जनता की सूचना प्रदान करेंगे। मेरी जनता की जो है वो सूचना जो है वो प्रदान करेंगे। ऐसा जो वर्णन लिखा था वो कौन से में मिलता है, तो वो हमें छठे में जो है दिखाई देता है कि जनता की सूचना देने वाले अधिकारी उसको सूचना देंगे, चाहे वो रणभूमि में है, चाहे वो शयन कक्ष में है, चाहे वो भोजन कर रहा है। अशोक किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसकी जनता की सूचना उस तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा जो लिखवाया गया था वो जो है छठे में लिखवाया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अशोक लिखता है कि मुझे अगर जनता की सूचना मिलेगी तो मैं भोजन भी छठ दूंगा। और ये बात जो हमें दिखाई देती है वो कहाँ देती है, तो वो हमें छठे अभिलेख के अंदर या छठे शिलालेख में दिखाई देती है। जबकि हम 7वें की बात करते हैं, 7वें में अशोक लिखता है सभी धर्मों के लोग, कि जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो साथ साथ रहेंगे, वो साथ साथ रहेंगे। ऐसा वर्णन जो हमें दिखाई देता है वो हमें कौन से अभिलेख में दिखाई देता है, तो वो हमें 7वें में दिखाई देता है। अशोक 8 नंबर पे लिखते हैं, 8 नंबर पे लिखते हैं कि आखेट नहीं खेला जाएगा। आखेट का मतलब होता है शिकार, यानी कि आखेट नहीं खेला जाएगा, जो है धम्म यात्राएं निकाली जाएंगी, धम्म यात्राएं जो है वो निकाली जाएंगी। ऐसा वर्णन हमें कहाँ दिखाई देगा, तो वो हमें दिखता है 8 नंबर में। 9 नंबर की बात करी, 9 नंबर में अशोक लिखते हैं नव मंगलाचार, नव मंगलाचार जो है वो नहीं करना चाहिए, नव मंगलाचार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है धम्म मंगलाचार करना चाहिए, धम्म मंगलाचार करना चाहिए। ऐसा जो वर्णन लिखा गया है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, 9 में, नव मंगलाचार। जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो घर की महिलाएं कुछ ऐसे जो है स्वांग करती हैं या ऐसे मंगलाचार करती हैं जिनका अशोक कहते हैं कि कोई फल प्राप्त नहीं होता। हमें उन मौकों के ऊपर धम्म का जो है वो प्रचार करना चाहिए, धम्म का मंगल गान करना चाहिए। इसी से जो है हम कहें तो आगे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा किसमें लिखा गया है, तो ऐसा 9 नंबर पे जो है वो लिखा गया है। 10 में लिखते हैं, 10 में लिखा गया है राजाओं का यश नहीं होगा, कि राजाओं का जो यश है वो नहीं होगा। अब यश किसका गाया जाएगा, तो यश गाया जाएगा बुद्ध का। और ऐसा जो लिखा अशोक ने वो लिखा था 10 नंबर पे। 11वां अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें नंबर पे अशोक लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने मित्र, यहां तक कि जो उसके दास हैं उनके साथ भी उसको उचित व्यवहार करना चाहिए। लिखा गया माता पिता, मित्र और दास के साथ भी
व्यक्ति को जो है उचित व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमें कहाँ मिला था? तो ये हमें मिला था 11 नंबर में। जबकि 12 नंबर जो पूछा गया था रीट 2016 में, रीट का पेपर 2016 में पूछा गया था, और यहाँ जो हमें मिलती है वो अशोक की धार्मिक नीति मिलती है, अशोक की धार्मिक नीति या धार्मिक सहिष्णुता मिलती है। और यही प्रश्न था रीट के पेपर के अंदर कि अशोक की धार्मिक नीति, धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन उसके कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है? तो वो हमें 12 नंबर से जो है प्राप्त होता है कि हमें सभी लोगों को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान जो है करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म को पूजते हुए किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है वो व्यक्ति अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी पूरी पंक्तियां हमें जो दिखाई देती हैं वो हमें जो है वो 12 नंबर में दिखाई देती हैं। 12 नंबर के बाद में अगर हम 13 नंबर की बात करते हैं तो 13 नंबर में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13 नंबर के अभिलेख में जो है हमें कलिंग युद्ध का जो है वो वर्णन दिखाई देता है। जबकि 14 नंबर की बात की जाए तो 14 नंबर में अशोक लिखते हैं कि मैं और शिलालेख लिखवाऊंगा, मैं और शिलालेख जो है वो लिखवाऊंगा। ऐसा जो वर्णन किया गया था वो अशोक के 14वें शिलालेख में हमें जो है वो दिखाई देता है। इसमें हमें जो याद रखने वाले हैं, 1 नंबर विशेष तौर पे हमें पता होना चाहिए जीव हत्या के बारे में। 3 नंबर युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में पूछा जा सकता है। 5 नंबर धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में पूछा जा सकता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है 8 नंबर की आखेट, शिकार पे प्रतिबंध कब लगवाया गया था या कौन से शिलालेख में है, तो वो हमें देता है 8 नंबर में दिखाई। इसी प्रकार हमसे पूछा जा सकता है 12 नंबर और 12 नंबर के बाद में फिर इंपॉर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन हमें जो है वो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में दिखाई देता है। अशोक की अगर हम बात करें, अशोक के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। मौर्यों का जो है वो पतन होना शुरू हो गया था। वायु पुराण जैसे ग्रंथ कहते हैं कि अशोक के बाद कुणाल जो है वो सिंहासन पे बैठा। कुणाल के बाद में संप्रति नामक जो है वो राजा यहाँ पे जो है हुए थे, और संप्रति ने जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया था। संप्रति ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन इस वंश का जो अंतिम राजा था, इस वंश का जो अंतिम राजा था उसी का नाम हमें मिलता है वहद्रथ। बस एक लाइन मिलती है हमें इसके बारे में कि वहद्रथ जो है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। पूछा जा सकता है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हमें दिखाई देते हैं उसी का नाम हमें दिखाई देता है वहद्रथ। लेकिन वहद्रथ कोई अच्छे राजा नहीं थे। वहद्रथ के बारे में जो है लिखा गया है कि ये दुर्बुद्धि था, इसकी बुद्धि जो है वो उचित नहीं थी, और इसी का एक सेनापति था जिस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो है वो सेनापति थे, और ये सेनापति था वहद्रथ का, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने इस वहद्रथ की हत्या कर दी। इसकी जो है हत्या कर दी गई। वहद्रथ की जैसे ही हत्या हुई वैसे ही मौर्य वंश भारत में समाप्त हो गया, और भारत में एक नए वंश की नींव पड़ जाएगी, और उसी को भारत में जिस नाम से जाना जाएगा उसी को कहा जाता है शुंग वंश। तो आज के लिए इतना ही। मौर्य वंश हमने पूर्ण कर दिया है। जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे समय समय पे हम आपको जो परीक्षा से संबंधित जानकारियां हैं, या हम कहें कि परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं जो आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिटदायक हैं, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे देने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जब से हम जुड़े हुए हैं तब से हमने गुप्त वंश, हर्षवर्धन और मौर्य वंश,
इन 3 महान वंशों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। और मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन भारत के अंदर ये तीनों ही वंश जो हैं वो इतने महान वंश हैं कि इनके बिना प्राचीन भारत जो है वो कंप्लीट ही जो है वो नहीं होता है। तो जो जो आपको करवाया गया है आप उनको ध्यान से जो है वो पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ज्ञान उपयोगी लगे, आपके परीक्षा में कहीं न कहीं सहयोग करने वाला लगे, तो हम यही कहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको भी जो है इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।